नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलोल आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे देखिए पाठ्यचर्या अर्थात करिकुलम, और उसी का आज मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है जो नवीनतम दस्तावेज एनसीएफ 2005। अब ये एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर आधारित हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो सब चल रही हैं। और आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले देखिए एक जो कमेटी होती है पाठ्यचर्या की, उसके बारे में लिखा जाता है और उसके बाद लिखा होता है कि ये पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 पर आधारित है। तो आज हम जानेंगे ये एनसीएफ है क्या और किस तरह से इसका गठन किया गया। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एनसीएफ। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात एनसीएफ। अब तक देखिए कितने एनसीएफ जारी हो चुके हैं। अब तक यदि हम बात करें 3 एनसीएफ। पहली बार एनसीएफ आया था 1988 में, उसके बाद आया 2000 में, और उसके बाद आया 2005 में। और ये देखिए पहला दस्तावेज है और ये नवीनतम। अंतिम तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब जब शिक्षा नीतियां बनेंगी या सरकारें बदलेंगी तो एनसीएफ बदलते रहेंगे। आज के दिन तो इसे कहा जाता है नवीनतम और इसे कहा जाता है पहला फर्स्ट। लेकिन आपको ध्यान होगा 1975 में भी देखिए 10 वर्षीय पाठ्यचर्या बनी थी एनसीईआरटी के माध्यम से। नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पर जो पाठ्यचर्या बनाती है उसका नाम है एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन पहली बार 1975 में बनी। इसे राष्ट्रीय दस्तावेज नहीं कहा गया क्योंकि शिक्षा राज्य सूची का विषय थी उस समय, लेकिन इन्हें पाठ्यचर्या के प्रथम दस्तावेज तो कहा गया अर्थात सलाहकार दस्तावेज की श्रेणी में रखा गया। लेकिन एनसीएफ तो आता है 1988 के अंदर, उसके बाद आता है 2000 में, और नवीनतम दस्तावेज आता है 2005 में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी नवीनतम दस्तावेज को पढ़ेंगे जिसका नाम है एनसीएफ 2005। अब देखिए सबसे पहले जो कहानी की शुरुआत होती है वो ये थी, सरकारें बदलने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने 88 के एनसीएफ को बदला। अब देखिए उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है तो देखिए मनमोहन सिंह जी ने इस 2000 वाले एनसीएफ को बदला, और बदलने के लिए उनके पास एक आधार भी था। वो आधार क्या थे, उद्देश्य क्या थे और किस तरह से इसको बदला गया, इसकी कहानी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो देखिए एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कमेटी थी उनके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। और इन्हीं को क्यों बनाया गया? क्योंकि इस कमेटी के लिए जो कर्ता धर्ता कौन थे? यशपाल जी थे। और उसके बाद ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है हमारे नेशनल करिकुलम जो एनसीईआरटी ने तैयार किया, जिसके दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो मेन फोटो है, और इसी पेज को यहाँ पर भी दिखाया गया है जो नेशनल लेवल का क्या है हमारा दस्तावेज एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज है उसी का पहला पृष्ठ इसको दिखाया गया है। और अब हम बात करते हैं हमारी कहानी की शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई, और वो आयोजित की थी 14 से 19 जुलाई तक 2004 में। तारीख आपके सामने। अब देखिए ये जो कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई थी, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? इस बैठक का जो उद्देश्य निश्चित किया था वो उद्देश्य था एनसीएफ 2000 की समीक्षा करना। ये था इसका मूल उद्देश्य भी। एनसीएफ 2000 की समीक्षा करना अर्थात ये एनसीएफ सही है या गलत है। अब देखिए सरकार बदल गई तो आप खुद भी जान रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से बदलना तो था। अपनी रिपोर्ट में एनसीईआरटी ने कहा ये सही नहीं है, बनाया भी इसी ने, और उसी ने कह दिया कि ये सही नहीं है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। और क्यों? क्योंकि ये जल्दबाजी में बनाया गया एक दस्तावेज है अर्थात इसे सुधारा जाना चाहिए। तो देखिए इन्होंने जो आधार रखा सुधार का, वो आधार क्या रखा देखिए।
आधार की यदि बात करें तो यशपाल शर्मा की एक रिपोर्ट आई थी 92-93 में, और उसी को इसका आधार माना गया। अर्थात हम कहते हैं यशपाल समिति की रिपोर्ट। और इनकी जो रिपोर्ट आई थी वो थी 1992 में गठन हुआ था, और 93 में इन्होंने क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट का शीर्षक था विदाउट बर्डन लर्निंग, अर्थात बोझ रहित शिक्षण, बोझ रहित शिक्षण या अधिगम। विदाउट बर्निंग क्या होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, यानी बर्डन रहित होनी चाहिए। इसका मतलब अर्थ क्या है, एनसीएफ 2005 में सूचनाओं को किताबों में और पाठ्यचर्या में ठूस ठूस के भरा गया, और बच्चों को देखिए सूचनाओं के बोझ तले दाब दिया गया। बच्चा सूचनाएं कितनी रटे, और सूचनाओं को वो रटने लग गया बच्चा। अर्थात हमारा पाठ्यचर्या किस पर आधारित थी, रटने पर आधारित थी। इसीलिए यशपाल शर्मा ने कहा कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं, इन युवाओं को, अर्थात इन बच्चों को सूचनाओं के बोझ के तले दाब रहे हो, अर्थात दबा रहे हो। बच्चों को तो देखिए रचनात्मक या हम कहें सृजनात्मक गतिविधियों को सिखाना चाहिए, विदाउट बर्डन एजुकेशन देनी चाहिए। और इसी को आधार मानते हुए देखिए इस जो कार्यकारिणी की जो समिति थी उसने कहा एनसीएफ बदला जाएगा। तो उद्देश्य के बाद हमने देखा यहां पर आधार, और आधार के बाद देखिए हम यहां पर देखते हैं इसका परिणाम, और परिणाम क्या निकलता है, परिणाम, और परिणाम निकलता है एनसीएफ का क्या होना चाहिए, नए एनसीएफ का गठन। नए एनसीएफ का क्या होना चाहिए, गठन की बात कही गई। और जो किस पर आधारित हो, यशपाल शर्मा समिति की रिपोर्ट, और इसके अलावा और भी आधार माने गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि अभी तक तो यही है। और उसके बाद देखिए 1992 में आया था पीओए 1992, और जिसे कहा जाता प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, अर्थात 1986 की शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे जिन्हें कहा जाता प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कब का, 1992 का। इस तरह से देखिए जो आधार माना गया, एक तो यशपाल शर्मा जो महत्वपूर्ण थी, दूसरा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इन तीनों को आधार मानकर यह परिणाम निकाला कि हमें नए एनसीएफ का क्या करना है, गठन करना है। और अब हम बात करते हैं, जब नए एनसीएफ का गठन करना है तो राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की स्टीयरिंग कमेटी का क्या किया गया, गठन किया गया। और नेशनल लेवल की संचालन समिति या नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का क्या किया गया, गठन किया गया। अब ये जो कमेटी बनाई गई इसमें सदस्य कौन कौन थे, और वो सदस्यों को रखा गया, देश के शिक्षाविदों को रखा गया ताकि वो एक अच्छी पाठ्यचर्या बना सके। इसके अंदर देखिए 1+3+34 ये लोग थे, और टोटल इनका योग हो जाता है 38 लोग। एक तो देखिए इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करें तो देखिए इसका अध्यक्ष बनाया गया यशपाल शर्मा जी को। क्यों बनाया गया इसका अध्यक्ष, इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट पर आधारित तो देखिए हम नई एनसीएफ लेके आ रहे हैं, विदाउट बर्डनिंग लर्निंग, अर्थात बोझ रहित अधिगम। उसके बाद 3 देखिए एनसीईआरटी से लिए, और एनसीईआरटी के कौन से विभाग से लिए, पाठ्यचर्या विभाग के सदस्यों को लिया गया। एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या विभाग के सदस्य, एनसीईआरटी के पाठ्यचर्या विभाग के सदस्य, विभाग के सदस्यों को लिया गया। देखिए कितने सदस्य, 3, क्योंकि इन्हें काफी अनुभव था नेशनल लेवल की पाठ्यचर्या निर्मित करने का, इनके बिना तो ये काम पूरा हो ही नहीं सकता था। उसके बाद 34 लोग और जुड़े,
34 में देखिए पूरे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों को जोड़ा गया, या बहुत सारी जो एनजीओ जो चल रहे थे उनको जोड़ा गया, उनके निदेशक को भी जोड़ा गया और एनसीईआरटी के निदेशक को भी इसमें शामिल किया गया, एनसीईआरटी के सचिव को भी शामिल किया गया इस 34 में। और उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो 34 है इनमें एक राजस्थान से भी लिया गया, और राजस्थान से जिसको लिया गया उनका नाम था रोहित धनकर, और ये एक एनजीओ को चलाते हैं, उसके क्या थे निदेशक, और एनजीओ का नाम है दिगंतर। क्या नाम है एनजीओ का? दिगंतर। देखिए कहां पर है ये एनजीओ? जयपुर के अंदर। उनको भी इसका सदस्य बनाया गया। इस तरह से देखिए स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर कितने हो जाते हैं? 38। अब वो जो 38 जो लोग थे, 35 एक जगह और 3 एनसीईआरटी के, प्रमुख रूप से तो 35 लोग थे, 34 और एक 35 अध्यक्ष समेत, और उसके बाद 3 हमारे एनसीईआरटी के। इन 34 में से ही एक व्यक्ति को क्या बनाया गया? इसका सचिव बनाया गया। किसका? स्टीयरिंग कमेटी का, जो इन दस्तावेजों को संभाल कर रखेगा, और उस व्यक्ति का नाम था एमए खादर। क्या बनाया गया? इस कमेटी का सचिव, जो 34 में ही शामिल है, और इधर देख रहे हैं इनका अध्यक्ष यशपाल शर्मा जी। ऐसे एक नेशनल लेवल की कमेटी बनाई, उसका गठन किया और कहा गया अब नया जो एनसीएफ आप बनाएंगे। इन लोगों ने क्या किया? ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने देखिए जगह जगह पर सेमिनार आयोजित किए और वाद विवाद और चर्चाएं की, ताकि अच्छा देखिए हमारा क्या निकल के आए, पाठ्यचर्या निकल कर आए। इसलिए इन्होंने देखिए जगह जगह पर इस पर कार्यक्रम किए। अब हम बात करते हैं, ये जो एनसीएफ बना 2005, तो देखिए बहुत सारे विचार विमर्श का परिणाम। किसका परिणाम था? विचार विमर्श का परिणाम। और देखिए इसके अंदर 21 फोकस समूह प्रकाशित किए गए। फोकस समूह जो इसके मूल दस्तावेज है, फोकस समूह प्रकाशित, बिंदुवार जिन पर चर्चा की गई। उसके बाद 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 22 भाषाओं में, क्योंकि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का। उसके बाद देखिए इसके अंदर यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे, अशुद्धियां नहीं रहे, हिंदी के जाने माने देखिए जिनका नाम है डॉक्टर नामवर सिंह जी को ये काम दिया गया। नामवर सिंह किसके लिए रखा? अशुद्धियों को निकालने के लिए। किसको? नामवर सिंह जी को। और फिर एक बात और कही, ये जो एनसीएफ जो दस्तावेज तैयार होगा, इसके हर 5 वर्ष बाद क्या की जाएगी? समीक्षाएं, क्योंकि बदलते हुए परिवेश पर आधारित। और सबसे ज्यादा इसमें जो जोर दिया गया वो दिया गया रचनात्मकता पर, और दूसरा गुणवत्ता पर। देखिए कि एजुकेशन में क्या आनी चाहिए? गुणवत्ता आनी चाहिए। सृजनात्मकता और गुणवत्ता पर काफी जोर दिया गया, और इसका जो आधार माना गया वो था राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र निर्माण करना, अर्थात राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना, और उसी के आधार पर यह नई पाठ्यचर्या निर्मित की गई। अब हम बात करते हैं, ये जो नई पाठ्यचर्या निर्मित की गई, इसका पहली ही जो लाइन जो शुरू होती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध है जिसका नाम क्या? सभ्यता और प्रगति। उसके देखिए एक उपवाक्य से देखिए इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ये क्या है? निबंध। किसके द्वारा लिखा गया? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखा गया निबंध से इसकी क्या होती है? शुरुआत। और इन्होंने अपना जो निबंध था उसका नाम, उसका शीर्षक है सभ्यता और प्रगति। और क्या लिखा हुआ है? सृजनात्मकता। और इसीलिए सृजनात्मकता को इसके शीर्षक में रखा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, जो एनसीएफ 2005 के मूल में है। तो उसी को देखिए, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। उसके बाद देखिए, और ना समझ वयस्क संसार
द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो बात कही गई है, सृजनात्मकता और उदार आनंद, दोनों चीजें बचपन की कुंजी है। कैसे, इस निबंध में इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि बच्चा जब छोटा होता है बचपन में, तो देखिए वो नए नए खिलौनों का निर्माण करता है, उसके अलावा नई नई चीज़ों का निर्माण करता है, क्योंकि उसके पास कोई खिलौने तो होते नहीं है। जैसे लड़कियां गुड़ियाओं को बनाना, लड़कों द्वारा अपनी गाड़ियों को बनाना, चप्पलों को काट कर टायरों का बनाना, ये क्या था, सब क्रिएटिविटी थी जो बचपन में खेल खेल में आनंद में बच्चा अपने आप को क्रिएटिविटी के अंदर क्या कर लेता था, एक तरह से डेवलप कर लिया करता था। लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वयस्क संसार, जो व्यक्ति प्रौढ़ हो गया है, वो अपनी सोच को उन बच्चों को दे रहा है। जैसे बाजार में मिलने वाले रेडीमेड खिलौने किसने तैयार किए? बच्चों ने नहीं किए, इसने तैयार किए वयस्क व्यक्ति ने, और ये तैयार करके उन बच्चों के अकॉर्डिंग फिर मार्केट में भेज देते हैं। अब मार्केट से देखिए बच्चा खिलौने लेकर आता है, तो उस खिलौनों को पता है क्या करता है, खिलौनों को लाएगा, उनको चलाएगा और छोड़ जाएगा। बच्चे की कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता तो तब थी जब बच्चा देखिए अभ्यास कर रहा था, गतिविधि कर रहा था, एक एक खिलौने को निर्माण कर रहा था। आज बाजार से जो लाया हुआ जो व्यक्तियों की सोच है, वो देखिए बचपन में जो बच्चे को आनंद लेना चाहिए था, जो क्रिएटिविटी सीखनी थी, वो चीजें तो बच्चा भूल गया। और आज जो तैयार खिलौनों के अंदर अपने जीवन को देखिए उनको समर्पित कर देता है। बड़ों की सोच, तभी तो आजकल कहा जाता है कि देखिए बच्चे पैदा होने से पहले ही जवान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की विचारधाराएं दी जा रही हैं जो बचपन में उसके लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी थोपी जा रही है। इस निबंध का शीर्षक यही था, सभ्यता और प्रगति, की हम कहां जा रहे हैं अपनी सभ्यताओं को लेकर। और यहीं से शुरुआत की गई है एनसीएफ 2005 की, क्योंकि आज उस बच्चे को जिसमें आनंद था, जिसमें सृजनात्मकता थी, उसकी विकृति का खतरा बिल्कुल सही होगा। मोबाइल के माध्यम से यदि आज के दिन देखें, बच्चे में विकृति आ गई है और धीरे धीरे आती जा रही है, क्योंकि बचपन में ही वो जवानी जैसे बातें करने लग जाता है, उसी तरह की देखिए बातें सोचने लग रहा है बच्चा। और हम क्या कहते हैं कि आज के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट नहीं है, उसको माहौल ही इस तरह का दिया जा रहा है, ये वाला माहौल दिया जा रहा है। वो बचपन वाला माहौल तो उस बच्चे के पास है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उद्देश्य, कुछ उद्देश्य बताए गए। ये उद्देश्य जो के त्यों आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं इनको लिख के लाया हूं, क्योंकि मैं इनको बदल नहीं सकता। और एग्जाम में जो की त्यों लाइनें भी आती हैं, याद रखना, आप अच्छे से इनको समझना। देखिए, लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार तथा दूसरों के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का विकास करना। ये सारे क्या है? हमारे संवैधानिक मूल्य। क्या है हमारे संवैधानिक मूल्य? कौन से? लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, इनको बनाए रखना और इनको डेवलप करना नागरिकों में, तभी तो जाकर अच्छे नागरिक बनेंगे। हमारे देश के लिए अर्थात राष्ट्र के लिए चरित्रवान होनहार नागरिकों का निर्माण तभी हो सकता है जब ऐसे मूल्यों का उन बच्चों में पाठ्यचर्या के माध्यम से क्या किया जाए? विकास। दूसरे नंबर पर विचार एवं क्रिया की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां कराई जाएं। एनसीएफ के मूल में क्रियाकलाप पर जोर दिया गया है, अर्थात बच्चे को क्रिया, आप देखना तीसरी, चौथी, पांचवी की किताब में एक पैराग्राफ, उसके बाद रहता है बालक क्रियाकलाप करें। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप इसीलिए दिए गए हैं। आगे देखते हैं, देखिए नंबर 3, नवीन स्थितियों को लचीलापन और रचनात्मक तरीके से सामना करने की क्षमता का विकास करना, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करना, अर्थात रचनात्मकता, सृजनात्मकता का क्या करना? विकास करना। और कहा गया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाना, ताकि लोकतंत्र क्या हो सके? सफल और मजबूत हो सके। तो उसमें क्या बनाना है? भागीदार बनाना। और देखिए इसके बाद 5वां उद्देश्य, दूसरों की भलाई तथा भावनाओं के प्रति संवेदनाएं, यानी दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने वाला बच्चा तैयार करना। एक व्यक्ति बड़ा दुखी है, दूसरा बच्चा हंस रहा है,
क्योंकि उसमें संवेदनाएं नहीं है। ये संवेदनाएं आएंगी कहां से? कोई दुकान से थोड़ी खरीदी जाती हैं संवेदनाएं। संवेदनाएं देखिए बच्चे के अंदर आती हैं उसके वातावरण से। और यदि हम स्कूल का वातावरण की बात करें तो वो है उसकी पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में ऐसे पाठों को जोड़ा जाए जिससे बच्चों के अंदर दया, प्रेम, सहयोग जैसे संवेग क्या हो, उत्पन्न हो उनमें, इसलिए वह दूसरों को समझे। बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करना। बच्चों को किसके लिए तैयार करना? सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करना। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे अब तकनीकी युग आता जा रहा है, उसके लिए बच्चों को तैयार करना कि बड़े होकर वो समाज के अच्छे नागरिक और अपने आप को स्थापित कर सके समाज में, और नवीन ज्ञान के प्रयोग से भी जोड़ना। तो ये तो क्या थे, इसके कुछ उद्देश्य थे जो एनसीएफ में लिखे हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांतों की। पाठ्यचर्या निर्माण के 5 सिद्धांत बताए गए हैं, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने सिद्धांत बताए गए? 5। पहला सिद्धांत तो देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान बच्चा स्कूल में प्राप्त कर रहा है उसको कहां जोड़ना? बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी वहां जो कुछ सीखा है कक्ष में उसको बाहरी जीवन से, जैसे गणित की क्रियाएं सीखता है कक्षा में और बाजार में जाकर उसका क्या करता है? उपयोग करता है। और देखिए, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, अर्थात देखिए जो रटने वाली प्रवृत्ति का मतलब होता है सूचना। सूचनाओं के बोझ से दबी हुई किताबें नहीं होनी चाहिए। स्कूल में सूचनाएं नहीं रटानी चाहिए, लेकिन आज समय यह है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या रटाई जाती है? सूचनाएं रटने पर जोर दिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि यह बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है जो सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देता है, इसका मतलब वो रट के आया होगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और यदि हम कहें प्रतिभाशाली वो बच्चा है जो अपने विवेक, अपने सूझबूझ, अपने तर्क और वितर्क के आधार पर यदि प्रश्नों के उत्तर देता है तो देखिए, पहला तो क्या था? स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरे नंबर पर था रटंत प्रणाली को क्या करना? नियंत्रित करना अथवा उसे दूर करना। तीसरा देखिए सिद्धांत बताया गया, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन किया जाए कि वह बच्चों में चहुमुखी का मतलब होता है सर्वांगीण, होल डेवलपमेंट, विकास के अवसर मुहैया कराए। यानी ऐसा पाठ्यचर्या बनाई जाए जो बच्चे का पूर्ण रूप से डेवलप, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी प्रकार का डेवलपमेंट बच्चे का हो सके। इसके लिए पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो ये बात किसमें की है? तीसरे। अब उसके बाद देखते हैं चौथा और पांचवा। 5 सिद्धांत थे। 5वें में कहा गया बच्चे में परीक्षा के भय को निकालना। बच्चे को डराया जाता है, तुम्हारी अगले साल बोर्ड परीक्षा है, 3 महीने बाद बोर्ड परीक्षा है, 2 दिन बाद बोर्ड परीक्षा है। बच्चों में परीक्षा का भय बना दिया जाता है और भय की प्रणाली को समाप्त करना। इसीलिए एक नई परीक्षा पद्धति आई है जिसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसी, जो इसी का परिणाम है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना ताकि बच्चों में परीक्षा का भय क्या हो? समाप्त। कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और बालक जो कक्षा में सीखता है ना रचनात्मक कार्य, उनसे जोड़ना परीक्षा, और इसी का परिणाम है सीसीई का जन्म। यहां हम कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर आता है 5वां सिद्धांत, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित किया जाए। अर्थात देखिए, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए बच्चों के पास जो उसकी राष्ट्र की चिंताओं को समावित करती हो, अर्थात राष्ट्र के मुद्दों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए कितने सिद्धांत बताएं? 5। एक एक करके ये 5 सिद्धांत हैं और कोशिश करना ये याद हो जाएं आप लोगों को। पहले वाले सिद्धांत में बताया गया था स्कूल के अंदर जो पढ़ाया गया जो ज्ञान उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। उसके बाद देखिए आपको एक बताया गया परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना और रटने की प्रवृत्ति को क्या करना? समाप्त करना, और इसमें राष्ट्रीय चिंताएं और मुद्दों को क्या करना? समाहित करना। और अब हम देखेंगे हमारा जो एनसीएफ है, जिस एनसीएफ की मैं बात कर रहा हूं, ये एनसीएफ, इस एनसीएफ में 5 अध्याय बताए गए हैं। उन 5 अध्यायों का जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। आप लोग भी अच्छे से इनको याद करने की कोशिश करना, समझने की। अध्याय कितने इसमें? टोटल 5। पहला अध्याय परिप्रेक्ष्य,
जिसे पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, या अधिगम और विकास की बात कही गई है। यहां देखिए पाठ्यचर्या का क्षेत्र बताया गया है और पाठ्यचर्या को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। पाठ्यचर्या किसकी है, एक तो हमारी भाषा की, एक किसकी है विज्ञान की, एक किसकी है गणित की, और एक किसकी है सामाजिक विज्ञान की। ये 4 होती है। उसी में स्कूल की अवस्थाएं और आकलन का तरीका भी बताया गया है। अध्याय नंबर 4 में विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, उस पर भी बात की गई है। और फिर कहा गया कि हमारी जो शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में किस तरह से सुधार किया जाना आवश्यक है। अध्याय 1 नाम परिप्रेक्ष्य, कुछ बिंदु निकाल के लाया हूं जो परिप्रेक्ष्य में बताए गए। सबसे पहले पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, इसका मतलब सूचनाएं कम से कम देना, बच्चे को सिखाना अधिक से अधिक। दूसरा देखिए संवैधानिक मूल्य का अभ्यास कराना। कौन से संवैधानिक मूल्य, न्याय, अभी जिनकी बात कर रहे थे, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये कैसे मूल्य हैं, संवैधानिक। फिर है राष्ट्र निर्माण को क्या प्रदान करना, ऐसे नागरिक तैयार करना जो राष्ट्र निर्माण को मजबूती प्रदान करें। फिर उसके बाद देखिए शिक्षा कैसी देनी है, क्वालिटी एजुकेशन, QE, ये देखिए। फिर उसके बाद नागरिकों का निर्माण करना कैसे, सुनागरिकों का, अच्छे नागरिकों का, गुड सिविलियंस तैयार करना। किसका दायित्व, इस पाठ्यचर्या का। जब इस पाठ्यचर्या ही ऐसी होगी तो देखिए परिणाम तो अच्छे निकलेंगे ही। अब चलते हैं अध्याय 2 के अंदर, जिसका नाम है अधिगम, यानी सीखना और ज्ञान निर्माण, दोनों के बारे में बताया गया। अध्याय 2 में कहा गया है कक्षा का समावेशी वातावरण बनाना। समावेशी का मतलब है कक्षा में सभी प्रकार के जो बच्चे हैं ना, सबको साथ लेके चलना, क्योंकि कुछ मंद बुद्धि वाले भी होते हैं जिन्हें हम विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सभी को साथ लेके चलना। इसलिए देखिए CTET में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन, और अलग से टॉपिक भी बना रखा है CTET में इस तरह का। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक शिक्षण पर जोर देना, क्योंकि प्रयोग करेगा तो बच्चा सीखेगा। क्योंकि यहाँ सूचनाओं के बोझ तले नहीं दबाना, बच्चे को क्या करना है, सिखाना है, एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों का क्या करवाना, अभ्यास, ताकि उनमें कौशल विकसित हो सके। ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना, अर्थात पाठ्य पुस्तक में ऐसी गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा देना कि प्रत्येक बच्चा उसमें क्या करे, सहभागिता निभाए। जैसे चर्चा करना, वाद विवाद करना, वार्तालाप करना, चित्र को देखना, चित्र बनाना, तभी तो जाकर छोटी छोटी अवधारणाओं का क्या होगा, बच्चे में निर्माण होगा। ज्ञान को व्यवहार से जोड़ना, बिल्कुल सही है। जो कक्षा में जो ज्ञान दिया जाता है उसे बाहरी जीवन में क्या करना, प्रयोग करना। और देखिए बच्चे की सोच, उसकी जिज्ञासा और उसके प्रश्नों को पाठ्यचर्या में जोड़ना। जो बच्चा सोचता है वो चीजें, बच्चे के जो बहुत सारे प्रश्न और बच्चे से में बहुत सारी जिज्ञासाएं, इसलिए किताब में लिखा रहता है क्या आप जानते हैं, इसे भी जानिए, या अपने घर पर जाकर इसका क्या करें, लोगों से चर्चा करें, वार्तालाप करें। इसके बाद अध्याय आता है हमारा 3, जो एक बड़ा अध्याय, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्थाएं और आकलन। मैंने पहले ही बताया पाठ्यचर्या को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो मैं यहां बना रहा हूं। क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2। एक तो बनाया गया है प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, और दूसरा बताया गया गौण क्षेत्र। 2 क्षेत्र हैं पाठ्यचर्या के। प्रमुख क्षेत्र में 4 विषय आते हैं। एक तो आता है भाषा, उसके बाद देखिए भाषा के बाद आती है विज्ञान, जिसे कहा जाता है जनरल साइंस, फिर आता है गणित, और फिर आता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं हमारे, देखिए वो सामान्यतः जो क्षेत्र आएंगे, काम आएगा इसके अंदर, कला आएगा, उसके बाद देखिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आएगी, शारीरिक शिक्षा,
जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले इन क्षेत्रों को पढ़ेंगे, फिर गौण क्षेत्रों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्षेत्र आता है भाषा, एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा की बात कही गई है। 3 भाषाएं, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ाने की बात कही गई है। उसके बाद 4 कौशलों को भी सिखाने की बात कही गई है। लिखना, बोलना और सुनना और पढ़ना, ये 4 कौशल भी बच्चे में डेवलप किए जाएं, जो क्रम से लिखें। सबसे पहले लिखना, फिर बोलना, फिर सुनना और अंत में जाकर कौन सी क्रिया होती है, पढ़ना। बच्चे को पढ़ना आए या लिखना आए, लेकिन पहले उसे लिखना सिखाया जाता है, अक्षरों का ज्ञान। जैसे जाते ही बच्चे को हम क्या कहते हैं, बेटा ए बनाओ, या क्या कहते हैं, ए बनाओ। और बाद में उसको देखिए उस चीज का पढ़ना सिखाया जाता है। अगला अध्याय देखिए, तीसरा, और तीसरे में दूसरा विषय आता है गणित। गणित में देखिए जोर दिया है गया बालक का गणितीकरण करना। बच्चे को गणित की ज्ञान कराना नहीं है, बच्चे का गणितीकरण करना, अर्थात वो गणितीय क्रियाओं को सीख कर व्यवहार में काम ले। और गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों का भी विकास करता है, जैसे तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, यानी तर्क करना सीखता किससे है, गणित से ही सीखता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर विज्ञान की, जर्नल साइंस। जर्नल साइंस में देखिए खोज करने की प्रवृत्ति का क्या करना, विकास करना, अर्थात बच्चे को खोजी बनाना, अनुसंधान करना सिखाना, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सिखाना, अन्वेषण यानी अनुसंधान व गतिविधियों पर जोर देना, छोटे छोटे प्रयोगात्मक गतिविधियां भी करवाना, और पर्यावरण की चिंताओं के प्रति क्या बनाना, जागरूक भी बनाना। क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी, हमारी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। और अब देखते हैं इसके बाद सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, अच्छे से याद कर लेना जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं। और उसके अंदर देखिए चाहे हमारा एसएसटी हो या हमारा L2 हो, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान के एनसीएफ 2005 में क्या उद्देश्य बताए गए वो एक एक करके बता रहा हूं। एक तो सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन के अंदर यदि हम देखें जो इसकी विषय सामग्री ली गई है, किस किस से ली गई है, इतिहास प्लस भूगोल। पाठचर्या बनानी है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। और उसके बाद देखिए नागरिक शास्त्र के बाद आता अर्थशास्त्र। इन चीजों से 4 विषयों से जोड़कर इसकी विषय सामग्री यानी सामाजिक अध्ययन विषय बनाया जाएगा, जो क्या है, सामाजिक विज्ञान। दूसरा देखिए नागरिक शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र में बदलना। पहले ये पढ़ाया जाता था नागरिक शास्त्र, एनसीएफ 2005 के बाद इसका नाम बदल गया और नाम हो गया यहाँ पॉलिटिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, राजनीति। नागरिक की जगह क्या आ गया शब्द, राजनीति, याद रखना। और देखिए समाज में सक्रिय सहभागी बनाना, किसको, बच्चे को समाज की गतिविधियों में भाग लेने वाला बनाना है सामाजिक के माध्यम से, ऐसी पाठचर्या बनाई जाएगी। और देखिए मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंध देखिए किससे होते हैं, मानवीय संबंध देखिए प्रकृति से भी होते हैं, और हमारी देखिए प्रकृति के अलावा हमारे किससे होते हैं, समाज से भी होते हैं, हमारी सामाजिक संस्थाओं से भी होते हैं। इनसे देखिए संबंध जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उसके बाद अवधारणा, कोई भी कंसेप्ट हो, छोटे छोटे कंसेप्ट दिए जाते हैं, देखिए छोटी कक्षाओं में उन अवधारणाओं की बच्चों में क्या करना, समझ विकसित करना। जैसे यूएनओ, अब यूएनओ पूरा नहीं पढ़ाना, बस बच्चे को ये बताना है छोटी कक्षा में यूएनओ क्या है और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। आलोचनात्मक चिंतन, इसे समालोचनात्मक भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जोर दिया गया समालोचनात्मक चिंतन। तर्क और वितर्क दोनों के आधार पर बच्चे में चिंतन डेवलप करना। जैसे बच्चे को ऐसे पढ़ाना, नदियों पर बांध बनाए जाने चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं, फिर बताना चाहिए नदियों पर बांध बनाने से ये नुकसान है। और अब बच्चों से कहो
कि बेटा आप बताओ बांध बनाना चाहिए या नहीं। अब बच्चे ने समझ लिया, पहले तर्क और फिर वितर्क, और अब वो अपनी सोच देखिए बताएगा। उसी सोच को कहा जाता है आलोचनात्मक चिंतन। फिर आता है अंतः अनुशासनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण विकसित करना। इसका मतलब है कि देखिए अंतः वैश्विक अर्थात जितने भी विषय हैं उन विषयों को जोड़कर पढ़ाना। अर्थात हमारा जो सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो विषय इतने विषयों से सामग्री लेकर बनाया गया है जो इन विषयों से क्या है, आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, अनुशासनात्मक रूप से। इस तरह से ये हमारा क्या है, चौथा विषय जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद देखिए कुछ गौण क्षेत्र भी बताए गए हैं, और गौण क्षेत्रों में यहां बताए गए हैं सबसे पहले क्या है, काम। काम देखिए ज्ञान अर्जन मूल्यों का विकास और बहुविध कौशलों का विकास को पाठ्यक्रम में जोड़ना, यानी काम के अंदर विभिन्न कौशलों को जोड़ने की बात कही गई है। दूसरा है कला। कला में देखिए किन को जोड़ने की बात कही गई है, कला, और उसके बाद धरोहर शिल्प को मान्यता तथा कला के प्रति जागरूक बनाना या जागरूकता लाना। उसके बाद और देखिए शांति के लिए, शांति मूल्यों का क्या करना, बच्चे में विकास करना। और नंबर 4 पर है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का बालक के अंदर क्या करना है, विकास करना है। तो कहने का मतलब ये 4 चीजें, पहला काम, दूसरा कला, और तीसरा शांति, चौथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। इन विषयों को भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए देखिए कला पर आधारित चलता है कला शिक्षा, काम पर आधारित चलता है कार्यानुभव विषय, और उसके बाद एक आता है हमारे पास स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये विषय भी चलाया जाता है। तो हमारी देखिए 6ठी 7वीं 8वीं की कक्षाओं में ये 3 विषय चलते, कार्यानुभव जो काम पर आधारित है, वर्क पर आधारित, उसके बाद देखिए कला जिसका नाम है कला शिक्षा, और तीसरा विषय होता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और चौथा विषय सामान्यतः नहीं पढ़ाया जाता। इस विषय वस्तु को किस में शामिल किया जाता है, अन्य विषयों में जोड़कर पढ़ा दिया जाता है। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र कितने होते हैं, 2, एक प्रमुख और दूसरा गौण। प्रमुख को 4 भागों में और गौण को भी 4 भागों में। इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना जो पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है अध्याय 4, क्या नाम है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसकी बात की गई है। तो देखिए दैनिक व वार्षिक योजना को लचीला बनाना ताकि समय के अनुसार उनको बदला जा सके, लेकिन शिक्षण योजना बननी जरूरी है। और देखिए भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, स्कूलों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाने चाहिए ताकि स्कूल का वातावरण अधिगम के वातावरण में परिवर्तित हो सके। स्कूल एवं समुदाय को जोड़ना आपस में, जब तक देखिए स्कूल और समुदाय नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए कहा जाता है, देखिए हम सीधा सा यहाँ पर कहते हैं जो हमारा समुदाय है जिसको हम कहते हैं समाज, और हमारा विद्यालय स्कूल, इन दोनों में संबंध होना चाहिए, क्योंकि समाज का दर्पण है, समाज का सार है स्कूल, दर्पण है हमारे समाज का कौन, स्कूल। और एक लघु परिवार भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, स्कूल को। इसलिए जॉन डीवी ने देखिए इसको एक तरह से क्या कहा था, जॉन डीवी साहब ने समाज का दर्पण कहा। किसको कहा, इसको, स्कूल को। जैसा समाज होगा वैसा ही स्कूल होगा, क्योंकि उसी का क्या है, सार है। आगे देखिए जो बात कही गई, योजनाओं का विकेंद्रीकरण। योजनाओं का विकेंद्रीकरण का मतलब है स्कूल स्तर पर चीजों को क्या करना, लागू करना। फिर आता है मल्टीमीडिया, क्योंकि समय आ गया है मल्टीमीडिया और आईसीटी के साधनों का प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ शिक्षण में, डिजिटल बोर्ड, क्या है ये, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब अंतिम अध्याय पर चलते हैं, अध्याय 5, व्यवस्थागत सुधार की बात कही गई है इस अध्याय में। और इसमें क्या कहा गया है, गुणात्मक सुधार लाना।
क्वालिटी बढ़ाना, संख्या नहीं बढ़ानी, गुणवत्ता बढ़ाना। और गुणवत्ता किससे आएगी? जब बच्चों का देखिए शिक्षण अच्छा होगा तो अपने आप उन बच्चों में क्या आएगी? गुणवत्ता। दूसरी बात, परीक्षा के तनाव को कम करना, यानी परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाओ, वोकेशनल एजुकेशन अभी हमारे राजस्थान में चल रही है 9 से 12, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है इसे 6ठी से 12 तक किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन। और लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाना, लोकतंत्र में सहभागिता को बढ़ाना। इस तरह से हमारे 5 अध्याय थे, 5 अध्यायों के अंदर मैंने एक एक करके आपको पढ़ाया और उनके अंदर क्या कुछ कहा गया था, उन दस्तावेजों की बात की। अब देखिए कुछ बातें और हैं जो कही गई हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। गृह कार्य या स्व अध्ययन की बात कही गई है, किसमें? एनसीएफ में। क्या कहा गया है? कक्षा 1 और 2 को कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, सारा कार्य कक्षा कार्य होगा, कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहा गया है कक्षा 3 से 5 तक गृह कार्य कितना दिया जाएगा? 2 घंटे प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाएगा। फिर कहा गया 6 से 8 तक, एक सप्ताह में देखिए ना, प्रतिदिन कितना दिया जाए? 1 घंटा होमवर्क होना चाहिए डेली की डेली बच्चे को। उसके बाद कहा गया है माध्यमिक स्कूलों में 9 से 12 तक प्रतिदिन कितने घंटे का? 2 घंटे का। 6 से 8 1 घंटे का डेली, और 9 से 12 तक 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। बाद में एक बात और भी कहिए, बच्चे को चिंतन करना भी चाहिए अपने विषय से संबंधित क्रियाओं पर। और यहां बात कहिए चिंतन और नियोजन की, प्लानिंग की बात, थिंकिंग एंड प्लानिंग। क्या कहा गया? प्रतिदिन बच्चों को कितनी मिनट सोचना चाहिए? 45 मिनट तो डेली सोचना चाहिए, दिन भर में क्या पढ़ा, क्या क्रियाकलाप किए। और एक सप्ताह में कितना सोचना चाहिए? 2 से 3 घंटे तक सोचना चाहिए, ज्यादा सोच सकते हैं, मिनिमम है ये चीजें। उसके बाद कहा गया है 1 महीने में कितना सोचना चाहिए? 1 महीने में 1 दिन यानी 24 घंटे का इतना बच्चे को सोचना चाहिए। और इसी तरह से हमारी पाठ्यचर्या आज क्या हो जाती है? समाप्त, अर्थात एनसीएफ 2005 क्या होता है? समाप्त। लास्ट में देखिए इसकी समीक्षा में दवे साहब की एक कोटेशन आती है, और जिससे मैं इस पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 का क्या करूंगा? समापन। देखिए एनसीईआरटी के प्रोफेसर जिनका नाम था एसके दुबे साहब, वो क्या कहते हैं? एनसीएफ 2005 भारतीय परिस्थितियों में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किस किस की देखिए आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है? विद्यार्थियों की, शिक्षकों की और अभिभावकों की, इन सब की आकांक्षाओं को क्या करता है? पूरा करने वाला दस्तावेज। फिर कहा गया है जो राष्ट्र, समाज और शैक्षिक व्यवस्थाओं के विकास को समन्वित रूप प्रदान करते हुए मानवीय व नैतिक मूल्यों का क्या करता है? विकास करता है। और जब इन मूल्यों का विकास होगा तो देखिए हमारे अच्छे नागरिक तैयार होंगे, क्योंकि इसके मूल में था राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना, और ये राष्ट्र को समर्पित दस्तावेज था। इस तरह से आज का हमारी ये पाठचर्या क्या हो जाती है? समाप्त। तो सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, और इस पाठचर्या के लिए सभी को धन्यवाद।